नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। खबरों का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी थे। सीएम ठाकुर ने भी अपने पूर्व समकक्ष को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि वीरभद्र सिंह का 8 जुलाई को 87 वर्ष की आयु में कोविड के बाद जटिलताओं से निधन हो गया था। व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए भी क्षति है, क्योंकि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मुझे विपक्ष का नेता बनने का यहाँ मौका मिला विधानसभा में, और बहुत कुछ उनसे सीखने का भी मौका मिला। ही वॉज माई गाइड ऑल्सो एंड हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग बोथ ऑफ अस। तो आज मैं मानता हूँ कि एक ऐसी शख्सियत को हिमाचल प्रदेश ने खो दिया है, जिससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित भी हुआ, और यह क्षति प्रदेश की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इससे पहले उन्होंने पार्थिव देह की परिक्रमा भी की। राहुल गांधी ने वीरभद्र की परिवार के साथ भी कुछ देर बात की और उसके बाद वे लौट गए। हिमाचल कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन के पार्किंग में पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। यहां लोगों ने राजा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए और इससे पहले रिज मैदान से माल रोड होते हुए पार्थिव देह को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। दोपहर 1:30 बजे पार्थिव शरीर को लेकर परिवार रामपुर के लिए रवाना हो गया। 10 जुलाई शनिवार को राज दरबार पदम पैलेस रामपुर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखा जाएगा। शाम 3 बजे रामपुर में अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को झटका मिलने के बाद एलजेपी नेता पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि मुझे संसदीय दल का नेता चुना गया है। चिराग पासवान ने इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की। आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने चिराग पासवान की अर्जी को खारिज कर दिया और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट जाकर उन्होंने रिट दाखिल किया और उसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के और वहाँ के सचिवालय के जो सचिव हैं उनको इन लोगों ने पार्टी बना दी। आज बहस हुआ और बहस होने के बाद रिजेक्ट कर दिया माननीय कोर्ट के द्वारा, जज के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। मैं कोर्ट के आदेश का, न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूं, सम्मान करता आया हूं। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका सबसे सर्वोपरि माना जाता है। न्यायपालिका के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं और उसके तहत चिराग पासवान जी का जो रिट याचिका था जो खारिज हो गया। चिराग पासवान जी स्वर्गीय पासवान जी के बेटे। हिंदू लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसके मुताबिक पिता के संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ठीक है। तो स्वर्गीय पासवान जी जो हमारे बड़े भाई थे उनका बेटा पुत्र चिराग पासवान जी है, तो उनका जो संपत्ति है उस पर चिराग पासवान जी का अधिकार है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का राज होता है। प्रजातंत्र में बहुमत की गरिमा है, बहुमत का सम्मान लोग करता है। पीडीपी की अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती शुक्रवार दोपहर 2 बजे जम्मू पहुंची। महबूबा के जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बजरंग दल द्वारा एयरपोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा लोगों को हटाया गया। बता दें कि जम्मू में पार्टी कार्यालय गांधीनगर में महबूबा मुफ्ती जिलाध्यक्षों के अलावा महिला इकाई के पदाधिकारियों से बैठक करने पहुंची थी। पार्टी सूत्रों के अनुसार परिसीमन आयोग से मिलने से इंकार के बाद जम्मू आ रही महबूबा मुफ्ती पार्टी नेताओं से अगली रणनीति पर चर्चा के अलावा दिशा निर्देश भी जारी करेंगी। पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। कल 2 सैनिक हमारे जो हैं वह सुंदरबनी में शहीद हुए हैं। जो ऐसे बयानबाजी करती है जिससे आतंकवादियों के हौसले जो हैं वो बढ़ते हैं और लगातार घटनाएं जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी भेजकर हिंदुस्तान में कर रहा है और बार बार ये बोलती है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए।
जबकि गोली और बोली दोनों कभी साथ नहीं हो सकती। हम वही बार बार इसको कहते हैं कि वो ऐसे बयानबाजी ना करे, क्योंकि अगर उसने हिंदुस्तान के अंदर राय साहब वो सैनिकों के कभी भी किसी सैनिक को श्रद्धांजलि देती नजर नहीं आई, और आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते नजर आती है। वो हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी नजर आती है। ये इसलिए हम लगातार इसको ये बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करनी है तो देशभक्त बनकर राजनीति करनी पड़ेगी। देशद्रोही अगर बनेगी तो हम उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रांची में रथ यात्रा निकाले जाने की अनुमति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि छिन्न मस्तिका मंदिर के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के स्तर से उचित निर्णय लिए जाने का आदेश पूर्व में पारित किया गया था और इसलिए वर्तमान में रांची के जगन्नाथ मंदिर, जहां 300 वर्षों से ज्यादा वक्त से रथ यात्रा निकाले जाने की परंपरा है, इस रथ यात्रा से राज्य भर के लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार को उचित आदेश दिया जाना चाहिए। और हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह मामला राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने योग्य है। रांची में भी जो है वो लिमिटेड लोगों के साथ में यात्रा पूरी की जाएगी। तो उड़ीसा विकास परिषद के मामले में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तें निर्धारित किए हैं, उन्हीं शर्तों के आधार पर जो है वो यात्रा पूरी किए जाने का निर्णय सरकार भी ले सकती है। आज न्यायालय ने ये भी कहा कि चूंकि ऑर्डर निकलने में थोड़ा विलंब भी हो सकता है, तो मौखिक तौर पे जो सरकारी अधिवक्ता उपस्थित थे न्यायालय के समक्ष, उनको निर्देश दिया गया है न्यायालय के द्वारा कि वे जो है वो इस आदेश के बारे में सूचना देंगे राज्य सरकार को, और राज्य सरकार समेकित तौर पर सभी विषयों को देखते हुए ऐसा निर्णय ले सकेगी कि ये यात्रा हो, और यदि हो तो किन शर्तों के आधार पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट फेरबदल के बाद सेवानिवृत्त जनरल विजय कुमार सिंह ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। राज्य मंत्री सिंह ने वर्तमान कोविड स्थिति के बारे में बात की और कहा कि कोविड वास्तव में एक चुनौती है, लेकिन हम कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करके इसे जीत सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और एक और मंत्रालय में काम करने का मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी की एक ही नीति है और एक ही उनकी सोच है कि कैसे भारत शक्तिशाली बने, कैसे विश्व गुरु बने और कैसे हर महकमा सरकार का अच्छा काम करे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज पहला दिन है। आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे ब्रीफिंग लेंगे, जो चीज़ें अच्छी चल रही हैं उनको और अच्छा चलाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। देखिए, कोविड चुनौती ज़रूर है, लेकिन अगर हम सब देशवासी मिलकर प्रयत्न करें तो हम जीत सकते हैं। वो प्रयत्न क्या है, जो भी प्रोटोकॉल हैं उनका हम पालन करें, बाकायदा जो चीज़ें सरकार बताती है उनके ऊपर चलते रहें और सब लोगों को कहें कि आप भी इसके ऊपर चलो। जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतना दूसरे भी बचे रहेंगे और यही एक तरीका है। बाकी सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है कि अच्छे से अच्छी सुविधाएं लाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लाई जाए, लेकिन उन सुविधाओं की परवाह ना करते हुए हम अपने आप को बचा के रखें तो सबसे बड़ी सुविधा वही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जेडीयू में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के सांसद ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से शुक्रवार को बंद कमरे में करीब 1 घंटे से भी अधिक देर तक बातचीत की। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर ही मिलने के लिए ललन सिंह पहुंचे थे। दोनों नेताओं के मिलन के लेकर के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि मुलाकात के बाद बाहर निकलने पर सांसद ललन सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथी हैं, इनसे मुलाकात की कोई और मायने नहीं है। जेडीयू में सब कुछ ठीक है। मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही कह दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का अधिकृत है, इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है।
रूटीन मुलाकात है। हम लोग पटना में रहते हैं, जब से हम एक दल में फिर एक साथ हम लोग हैं, लंबा हम लोग का पहले भी साथ चलने का अनुभव रहा है। हम लोगों ने शुरुआत काफ़ी वर्षों तक एक साथ काम किया है। अब एक ही दल में फिर से हैं और हम लोगों को मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस दल को मजबूत बनाना है। तो रूटीन वर्क में कभी उनके यहाँ हम, कभी हमारे यहाँ, तो उस रूप में यह मुलाकात थी और इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं। तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसा थोड़ा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। विस्तार के बाद हाँ बिल्कुल, विस्तार, मंत्रिपरिषद के विस्तार का काम तो समाप्त हो गया, इसलिए अब उसके संदर्भ में कोई चर्चा की जरूरत भी नहीं है और बाकी बिल्कुल ठीक ठाक है, पार्टी का डिसीजन। हिमाचल प्रदेश में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और लापरवाही भी बढ़ रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक काफी संख्या में आ रहे हैं, इससे कोरोना न फैले। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर और एसपी को इसे नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। इसके बाद जहां तक क्राउड की बात कह रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए और उसके बाद उसको रेगुलेट करने के लिए आज हमने एक तो डिप्टी कमिश्नर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, उसको रेगुलेट किया जाए प्रॉपरली। और दूसरा, इस बात को भी इंश्योर किया कि साथ साथ में चाहे वो एनजीओ, चाहे एनजीओ के अतिरिक्त दूसरे हमारे पुलिस के हमारे कर्मचारी, कोई अगर मास्क लगाए बिना लगाए वहां पर घूम रहे हैं तो उनको मास्क तुरंत उसी वक्त दी जाए और देने के साथ साथ में उनको इंस्ट्रक्शन भी दी जाए। ये कंसर्न बिल्कुल वाजिब है, सही है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि बड़ी संख्या में मैदानी इलाकों से टूरिस्ट जो है पहाड़ों में आए हैं, हिमाचल में विशेष तौर से। हमारा भी कंसर्न है और हमने इस बात को सुनिश्चित किया है कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री को बचाना भी बहुत जरूरी है। टूरिस्ट को रोकना उचित नहीं है, आए, लेकिन उसके बावजूद बहुत सावधानी बरतें। इसलिए मैंने बार बार इस बात के लिए आग्रह किया है, अपील की है, जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप हिमाचल आइए, आपका अभिनंदन है, लेकिन उसके बावजूद आप कोविड के नियमों का पालन करें। हमने वहां पर जो उनके लिए जो गाइडलाइन दी हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी हैं, उसके मुताबिक वो जो एसओपी जारी किया है उसका पालन करने में आप पूरा सहयोग करें, वो कर भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो हमारे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए भी कहा है और आज डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को हमने विशेष तौर से कहा है कि वो भी उसमें उसमें पूरी तरह से कोविड नियमों का पालन करते हुए अगर टूरिस्ट आ रहे हैं, कुछ सामान लेने आ रहे हैं, तो वो भी उसमें आगे बढ़ करके काम करें, उसका पालन करें। तो ऐसे में इस बात को मैं कह सकता हूं कि टूरिस्ट का स्वागत है, हिमाचल प्रदेश में आए, लेकिन फिर भी कोविड के नियम। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों में के एक समूह द्वारा एक स्वचालित रोड लेन मार्किंग मशीन विकसित की गई है। इस अवधारणा के पीछे का विचार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में समाज की मदद करना था। सोशल डिस्टेंसिंग या पार्किंग जैसे कई उद्देश्यों के लिए सड़क पर सफेद पट्टियों को चिन्हित करने के लिए मशीन का उपयोग किया जा सकता है। बेसिकली जो अभी कोविड खत्म होने वाला है तो हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स चाहिए थे, क्योंकि अगर ये अभी लॉकडाउन खत्म हो जाता तो लोगों को पता नहीं था कि कहाँ खड़ा होना है, क्या करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो अपने आप वो सर्कल्स बना सके, ताकि लोग वहाँ पे खड़े हो सकें और लोग सोशल डिस्टेंसिंग में रह सकें। तो उसके लिए हम लोगों ने ये मॉडल बनाया था। अभी ये जो हमारा मॉडल है ये सिर्फ वाइट लाइन, स्ट्रेट वाइट लाइन बना सकता है ये, पर इन फ्यूचर हम लोग उसको फुली ऑटोमेटेड करना चाहते हैं। ये मशीन जो है, इसका बनाने का पर्पस ये था कि कोविड सेकेंड वेव के दौरान हमने ये समझा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अति महत्वपूर्ण है। इसको देखते हुए हमने इसकी जो मार्किंग है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको बनाने के लिए अभी तक जो तरीका हमने देखा वो था मैनुअल, यानी कि ह्यूमन एफर्ट से हम उसको बनाते हैं। तो मैंने इस चीज़ को ऐसा सोचा कि हम क्यों ना इसकी एक ऑटोमेटिक मशीन बनाएं, जिससे कि ये पूरी की पूरा काम ऑटोमेटिक रहे। इसके पीछे एक ही कंसेप्ट है कि अगर हम कोई ऐसी मशीन बनाए जो हमारी स्ट्रेट लाइन डेवलप करे, उसकी एक प्रोग्रामिंग करके हमने इस मशीन में स्ट्रेट लाइन डेवलप किया और उस स्ट्रेट लाइन से हम चाहे आगे सर्कल बनाएं, चाहे रेक्टेंगल बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएं, ये चीज़ सोचते हमने इसको डेवलप किया।
यूपी के लखीमपुर खीरी में नामांकन के दौरान गुरुवार को हुए बवाल और महिला प्रस्ताव से बदसलूकी मामले में सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने सीओ मोहम्मदी और पसगवां इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं और शुक्रवार सुबह टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके आदेश भी दे दिए गए हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर तैनात जिम्मेदारी अधिकारियों और माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। पद के नामांकन हेतु दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जहां पर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को रोके जाने के मामला संज्ञान में आया। मेरे द्वारा और एसपी साहब के द्वारा हम लोगों ने मौके का भ्रमण किया और वस्तु स्थिति की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले स्तर पर उसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए गए हैं, जिसमें कि एडीएम एफएनआर उसकी मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। घटना से शासन को संज्ञान में ला दिया गया है और इसमें चुनाव आयोग को भी इसमें हमने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। प्रश्नगत प्रकरण में प्राथमिकी 2 लोगों के विरुद्ध में दर्ज की गई है तथा गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं पुणे में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर नाना पटोले ने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आने वाले 17 तारीख तक चलेगा, 10 दिन का आंदोलन है। पर कल वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुए तो उसमें हमारी भूमिका स्पष्ट है कि डब्बे बदलने से नहीं चलेगा, इंजन को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि इंजन बदलेगा तो ही देश बचेगा। आज आपने देखा होगा कि डीजल, पेट्रोल, गैस की कृत्रिम प्राइसें इन लोगों ने बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ी, पब्लिक सेक्टर बेचने का काम इन लोगों ने शुरू किया, देश बेचने का काम शुरू किया। और ऐसी सरकार को केंद्र में रहने का कोई अधिकार नहीं जो आम लोगों की दिक्कतों को नहीं समझती है। और इसलिए महाराष्ट्र के कोने कोने तक लोगों के दिलो दिमाग में जो मोदी सरकार का विरोध जो है उसको साथ में लेकर हम लोग ये लड़ाई शुरू कर दिए। तुरंत डीजल, पेट्रोल, गैस के दर कम करवाया जाए, देश के सब लोगों को वैक्सीन देने की व्यवस्था बनाया जाए जिससे लोगों की जान बचे। और इस तरह की कई पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम जनता की भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जनता को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस सरकार में कभी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर संग्राम करने वाली बीजेपी आज अपनी सरकार में लगातार तेल की कीमतों में इजाफा कर रही है। उधर महंगाई से त्रस्त आम जनता राहत की उम्मीद में आस लगाए बैठी हुई है कि कब मोदी सरकार तेल के दाम कम करेगी। और लेकिन यहां मोदी सरकार अपने एसी वाले कमरों में मूक दर्शक बनकर बैठी देख रही है। कैसे देखना है सर, सामान्य लोग को जीना मुश्किल ही हो गया है। अभी लोगों के पास करने काम ही नहीं है, उसमें रेट भी बढ़ा दिया तो अभी क्या करना, लोगों को दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अभी रोजगार क्या चल रहा है, चलना ही चाहिए उसके लिए, है ना। अभी डेली वेजेस के लिए अभी गाड़ी की जरूरत है, अभी लोगों के पास चावल के लिए उसके लिए पैसा नहीं है, फिर भी डीजल पेट्रोल का इतना बढ़ा दिए तो कैसे करेंगे बोले। वो अभी सरकार लोग अभी लोगों को सबको इकट्ठा होकर बात करना चाहिए बस इसके बारे में। कौन बात करेगा इसके बारे में, अभी आप लोगों को डालने का है। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया है कि राज्य में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। यह पहला मौका है जब केरल में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। राज्य की राजधानी के एक अस्पताल में पिछले महीने एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला को बुखार, सिरदर्द और चकत्ते के साथ भर्ती किया गया था। जांच के शुरुआती परिणामों में जीका वायरस के हल्के असर के संकेत मिले थे। बाद में 19 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 13 में जीका पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है। अब इन सभी नमूनों को NIV पुणे भेजा गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और जिला अधिकारियों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए एडीजी प्रजाति के मच्छरों के नमूने एकत्र करवाने का काम शुरू कर दिया है। सभी जिलों के इस बारे में सतर्क कर एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।
उधर यूपी के देवरिया जिले के एक कोरोना मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। हालांकि मरीज की 29 मई को मौत हो चुकी है, लेकिन जिले में डेल्टा प्लस के दस्तक से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। गुरुवार को स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम मरीज के गांव पहुंचकर उसका ब्यौरा, केस हिस्ट्री लिया और बुजुर्ग की उम्र 66 साल थी। बुजुर्ग 17 मई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इलाज के लिए उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। बुजुर्ग की मौत से पहले सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया था। एक पेशेंट है मोहम्मद रफ़ीक, जो है 66 वर्ष के, ग्राम निभी ब्लॉक रुद्रपुर के रहने वाले थे। वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे और 29 मई को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पहले 26 मई को उनका सैंपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लिया गया था और 17 मई को हमारे सीएससी रुद्रपुर पर उनका सैंपल लिया गया था। तो वो सैंपल जो है दिल्ली से अभी कल आई है रिपोर्ट, पॉजिटिव आया डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए। सूचना मिलते ही मैं स्वयं निबही गांव में गया, हमारे आईडीएसपी टीम पूरी गई, हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस अफसर वहां गए थे, हमारे एडिशनल सीएमओ जो उस क्षेत्र के हैं वो, हमारे मेडिकल अफसर इंचार्ज और उनकी पूरी टीम वहां गई है। वहां कल सर्वे हुआ। आज सुबह से हमारी पूरी टीम वहां वैक्सीनेशन और सैंपलिंग दोनों कार्य कर रही है। सैंपलिंग होने के बाद हम उसकी टेस्टिंग कराएंगे और अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो उसको जीनोम सीक्वेंस। रथ यात्रा से पहले भुवनेश्वर के एक कलाकार एल ईश्वर राव ने 435 माचिस की तीलियों का उपयोग करके भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथों के लघु मॉडल तैयार किया है। इन मॉडलों को पूरा करने में राव को 9 दिन लगे हैं। उन्होंने देवताओं को बनाने के लिए नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया है। उन्होंने बताया कि मुझे 435 माचिस की तीलियों का उपयोग करके उन्हें पूरा करने में 9 दिन लगे। आप लोग जानते हैं विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, उसके लिए मैं लेकर एक छोटा सा मिनिएचर आर्ट किया हूँ। वो है मैच स्टिक्स को लेकर मैं रथ यात्रा मैंने रथ को तैयार किया हूँ। टोटल इसमें मैं 435 मैच स्टिक्स यूज़ करके ये जो तीन रथ बनाया हूँ और इसका हाइट है 4.5 इंच और इसका जो बाउंड्री वाल है वो मैं धागा से रस्सी से बांधा हुआ है और बाकी इसका अंदर जो मूर्ति है वो नीम की लकड़ी से मैं बनाया हूँ। उसका हाइट है 1 इंच। और जो देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों ने प्रतिबंध के साथ अनलॉक की शुरुआत भी कर दी है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है। इन सब के बीच पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में कई पाबंदियां में ढील का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर 0.4% आने के बाद और नाइट कर्फ्यू को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ साथ पंजाब सरकार ने सोमवार से राज्य में किसी भी बंद जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोग और खुले जगहों पर 200 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दे दी है। शुक्रवार को हुई बैठक में दौरान उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस को रैलियों और विरोध सभाओं के दौरान महामारी नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक नेताओं पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बार, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्पा, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि खोलने का आदेश भी दिया है। हालांकि इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इन स्थानों पर जाने वाले लोगों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम कोरोना टीके का 1 डोज लगवाना जरूरी होगा। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है। दिल्ली में भी लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सरकार सभी बड़े बाजारों पर नजदीक से नजर बनाए हुए है। दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन को लेकर कई बाजारों को बंद भी कर दिया गया है। इन सबके बीच शुक्रवार को दिल्ली में मोबाइल के सबसे बड़े बाजार गफ्फार मार्केट, नईवाला मार्केट को 11 जुलाई के लिए रात 10 बजे तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ रोहिणी सेक्टर 13 स्थित डीडीए मार्केट को 12 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया। सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार कोरोना नियमों के उल्लंघन की वजह से गफ्फार और नईवाला मार्केट के आज रात 10 बजे से 11 जुलाई तक की रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। इससे पहले भी लाजपत नगर स्थित सेंट्रल मार्केट और सदर बाजार की रुई मार्केट को बंद कर दिया गया था। ये सब कोरोना प्रोटोकॉल के चक्कर में हो रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल की अवेयरनेस हो रही है। यहाँ पे काफी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, भीड़ भाड़ भी बहुत हो रही है।
आज एसडीएम की विजिट भी हुई है, बाकायदा एसडीएम की विजिट हुई है। इस चक्कर में कि कोरोना प्रोटोकॉल की यहाँ पे अवेलना हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी हो रही है। इस चक्कर में 3 दिन की ऑफ किया गया मार्केट का, ताकि कोरोना के चक्कर में लोगों को अवेयरनेस हो, माइंड में लोगों को गैप आए कि बॉस ये डेल्टा जो वायरस जो अभी न्यू वायरस है वो वर्जन में हुआ है, तो वो अभी वो कुछ अभी ठंडा नहीं पड़ा है। लोगों की इतनी भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि यहाँ पे लोग टूट के पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है मार्केट। इसलिए एसडीएम का ऑर्डर आया है, बाकायदा एसडीएम विजिट में आए हैं पूरी मार्केट में देखने के लिए। सुबह से मार्केट में ये चल रहा है, 3 दिन के लिए मार्केट बंद की गई है, इस चक्कर में कि लोगों को पता चले कि जी कोरोना वायरस का यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत भीड़ भाड़ हो रही है मार्केट में। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोलबाग सबसे यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त। ये हर चीज के खबर महाराष्ट्र के ठाणे से है, जहां ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस कर्मी नॉन पार्किंग इलाके में खड़ी गाड़ी को टो करके ले जा रही थी और ये देख गाड़ी का मालिक और उसके साथ ही मौजूद एक लड़की ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भिड़ गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होते ही अभियुक्त के सुर भी बदल गए और थाने में पुलिसकर्मियों से माफी मांगने लगा। आप भी देखिए महाराष्ट्र से ये बदसलूकी का वीडियो किस तरीके से सामने, किस तरीके से बदसलूकी करता नजर आ रहा है ये युवक। किसी के साथ नहीं करूंगा, पहले सोचना मांगता था ना, हो गई गलती। कर्नाटक के शिमोगा में दुनिया का मशहूर जोग वाटरफॉल का पानी कम हो गया है। पर्यावरणविद शंकर शर्मा ने बताया कि झरने में पानी कम होने के कई कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण यह है कि पिछले 70 से 80 सालों में पश्चिमी घाट की वर्षा वन के जंगल में कम हो गई है। बारिश बहुत कम है, इसीलिए पानी भी थोड़ा कम है। अभी कोरोना टाइम के वजह से इधर टूरिस्ट ज़्यादा नहीं आया। अभी एक हफ्ते से फॉल्स का गेट तो ओपन है, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं है। इधर टूरिस्ट वाला भी थोड़ा कम हो गया है इस बार, इसीलिए ऐसा अभी बहुत इधर का हालत थोड़ा ये है, क्रिटिकल है। लेकिन अभी बारिश ज़्यादा आ गया तो पानी आ गया था और टूरिस्ट भी ज़्यादा आएगा। Of much reduced rainfall, especially in Malanad area, that is western part of Western Ghats in the southern India, has become a major issue for all the environmentalists, the conservationists, and also the meteorologists. What we need to understand is the basic reason for that. Maybe many reasons are there, but fundamentally important reason is that a massive amount of rich natural forests in the Western Ghats, which are called as rain-bearing forest cover, have come down drastically over a period of last 78 years, especially we can say since 1947 when we got the independence, when we became uniquely responsible for our own environment. But unfortunately what's happening here is none of the political leaders are... दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चलती कार में युवकों का कार के बोनट पर बैठकर स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद पुलिस एक्शन में आ गई। वीडियो में नजर आ रही कार का पहचान कर पुलिस ने 18,000 रुपए का चालान कर दिया है, जबकि वीडियो में नजर आ रही दूसरी कार की पहचान की जा रही है, जिसे ब्रेजा कार बताया का चालान किया गया है और उस कार के नंबर से पता चला है कि वो कार पूर्वी दिल्ली से वसुंधरा इनक्लेव के घरौली एक्सटेंशन निवासी अलका रानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। वायरल वीडियो को आप तस्वीरों में गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसपे एक लड़का कार के ऊपर बैठ करके स्टंट कर रहा था। इस वीडियो की जब जांच की गई तो ये वीडियो गाजियाबाद की निकली और एलिवेटेड रोड के नीचे की इस गाड़ी का चालान किया गया। 18,000 इस पर जुर्माना किया गया है और ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ बीच बीच में हम लोग अभियान चलाते ही रहते हैं, चेकिंग करते ही रहते हैं। साइबर अपराधियों ने दुस्साहस दिखाते हुए एसएसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके परिचितों से रुपए मांगना शुरू कर दिया। फोन आने पर उन्हें पता चला कि ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साइबर सेल की टीम मामले की छानबीन कर रही है। एसपी दिनेश कुमार ने अपने ट्विटर आईडी से इसको जानकारी दी है और वहीं दोस्तों को सावधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि किसी ने साइबर अपराधियों ने उनकी फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी आईडी बना लिया है। फोन या मैसेज आने पर रुपए न दें। 1 साल पहले जालसाजों ने तत्कालीन एडीजी जोन दावा
शेरपा की फर्जी आईडी बनाकर रुपए मांगे थे और जिसका मुकदमा साइबर थाना में दर्ज हुआ था, लेकिन जालसाज नहीं पकड़े गए। एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया है कि फर्जी आईडी बनाने वाले जालसाज का मोबाइल नंबर मिला है। साइबर सेल छानबीन कर रही है, जल्द ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करना चाहता हूँ, ये आपने मेरा पर्सनल फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप ये ट्विटर आईडी हैक नहीं हुआ है, बट एक फर्जी आईडी बनाया गया है कि मेरे नाम लगा के व्हाट्सएप में किसी और के नंबर पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर लगा के मेरे दोस्त एवं परिचित लोगों से हम कष्ट में हैं, हम इमरजेंसी में हैं, ऐसे करके पैसे मांगने की कोशिश हुई है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया है, मैं तत्काल साइबर थाने को कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन भेज दिया है। उसमें प्रथम दृष्टया इंक्वायरी चल रही है, जल्दी से जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। हमने इसलिए ये पोस्ट अपने फेसबुक आईडी और अपने ट्विटर आईडी में डाल दिया ताकि हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुंबई के दिंडासू इलाके में मौजूद एक एटीएम को तोड़कर उसे लूटने की कोशिश करने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की तलाश अभी जारी है। उस घटना के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में 2 जुलाई की रात को 3 लोग एक एक करके एटीएम में घुसते हैं और इस दौरान वह एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश भी करते दिखाई देते हैं। एटीएम तोड़ने वालों में एक शख्स बार बार बाहर की तरफ जाकर यह देखने की कोशिश करता है कि कोई आ तो नहीं रहा और अंदर 2 शख्स एटीएम को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन तभी एटीएम में लगे सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से बैंक के हैदराबाद कंट्रोल रूम को जानकारी मिली कि दिंडोसी इलाके में बने एटीएम मशीन में कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। हैदराबाद कंट्रोल रूम ने इसकी सूचना दिंडोसी पुलिस को दी। पुलिस टीम बनाकर मौके पर पहुंची और उस वक्त एटीएम के पास कुछ लोग एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जबकि कुछ लोग बाहर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। मुंबई पुलिस फौरन मौके पर पहुंचकर न सिर्फ इन कोशिश को असफल करती हुई बल्कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 2 फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लूट से पहले एटीएम में करीब 18 लाख रुपए रखे गए थे, जिसको पुलिस ने बचा लिया। 2 जुलाई की रात को एग्जैक्टली एट अबाउट 3:45 AM जो एटीएम है यहाँ पे मंत्री पार्क पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम, उसके मॉनिटर और उसका जो सेफ का मशीन का बैक साइड है, उसमें कुछ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी। उसका इलेक्ट्रॉनिक मैसेज कंपनी के हैदराबाद बेस ऑफिस में गया था और हमको अलर्ट किया गया था। हमारी डिटेक्शन की टीम, एपीआई इनामदार और टीम तुरंत जगह पे पहुंचे थे और उसमें से यूपी के गोंडा में जिला अधिकारी मार्कंडेय शाही पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय प्रताप सिंह के साथ 16 सामुदायिक स्वास्थ्य और आज 3 अन्य डॉक्टरों ने इस्तीफा सौंपा है। कुल मिलाकर 20 डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अपर स्वास्थ्य निदेशक की अगुवाई में डॉक्टरों ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाई है। डिप्टी सीएमओ इस वक्त चिकित्सा अधिकारी भंडार के पद पर कार्य कर रहा हूं और यहां प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ गोंडा का अध्यक्ष हूं। क्या मामला हुआ? हमारे यहां पिछले 5-6 महीनों से कई बार संघ को संज्ञान में आया कि चिकित्सा अधिकारियों का तरह तरह के स्तर पर उत्पीड़न किया जा रहा था, लेकिन कोविड महामारी की दृष्टि को देखते हुए हम लोग बिल्कुल शांत तरीके से और जनहित में अपने कार्यों को करते रहे। अभी 6 जुलाई को कोविड की हमारी सायंकालीन बैठक होती है, जिसमें हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह के साथ डीएम साहब ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनको निठल्ला, कामचोर आदि कहा। और बेलसर हमारा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ की टीकाकरण की स्थिति कुछ खराब थी, तो उसमें डीएम साहब ने कहा कि क्यों ना आपको बेलसर का अधीक्षक बना दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय के साथ कुछ वार्ता हुई उनकी। डॉक्टर एपी सिंह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिसको लेकर उनका आरोप यह है कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया और जो जेन्युइन बातें थी उसको जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान में नहीं लिया।
उसके आहत होकर उससे ये कल शाम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, जिलाधिकारी महोदय के ऊपर तमाम आरोप लगाते हुए। और उसके बाद ही उनके पक्ष में सारे जितने 16 CSC PSC हैं यहाँ पर 16 CSCs हैं, उसके MOICs ने भी इस्तीफा दिया है। और 3 की संख्या में आज जो MOIC नहीं हैं उन चिकित्सा अधिकारियों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और CMO कार्यालय में भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने यूपी के संभल के असमोली थाना इलाके में प्राचीन मातालेश्वर महादेव मंदिर के महंत की गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से गोद कर हत्या कर दी। शुक्रवार सुबह मंदिर परिसर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई थानों के पुलिस और अफसर मौके पर पहुंचे। महंत का शव कब्जे को लेकर के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तार की जांच में शुरू कर दी है। स्थित है। आज ये सुबह ये जानकारी मिली कि यहाँ पर रहने वाले महंत श्री भरत गिरी जी का किसी व्यक्ति के द्वारा उनके सिर पर वार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर सारे साक्ष्य संकलन किए गए। इसमें डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक की टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया तथा 2 घंटे के अंदर गांव के लोगों से पूछताछ के द्वारा और साक्ष्य संकलन के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम मोनू वाल्मीकि है, इसको गिरफ्तार किया गया है। मोनू वाल्मीकि के द्वारा यह बताया गया कि जो महन जी थे, इनसे 2 दिन पहले इसका किसी बात पर झगड़ा हुआ था, गाली गलौज हुई थी और महन जी के कहना है कि वो उसको जलील करते थे। तो इसी कारण से इसने इनके सिर पर लोहे की रॉड मारकर इनकी हत्या की है। पास के तालाब से इस व्यक्ति की निशानदेही पर लोहे की एक रॉड भी बरामद की गई है। इन सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए महाराष्ट्र में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। कल रात से हो रही भारी बारिश के कारण नागपुर के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव हो गया है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि हमारे घर में पानी घुस गया। हर साल बारिश के बाद जलभराव हो जाता है, भारी नुकसान हो गया है। नगर निगम से कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं आता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ज्यादातर जिले जलभराव की समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। पानी घुस गया, यहाँ पे गमले नुकसान हो गए। हमारे हर साल ऐसे ही होते हैं, कोई नगर सेवक आते नहीं, देखते नहीं, कब क्या करते नहीं। ऐसे ही मतलब बारिश के पानी ऐसे हर साल में भरते हैं। यहाँ बहुत दिनों से 4 सालों से पानी घुस रहा है। यहाँ के नगर सेवक ना आके देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ये पानी ऐसा आ रहा है कि घर के अंदर तक के घुस रहा है, सब कपड़े वगैरह सब पूरा हमारा बह के जा रहा है। फिर भी ना नगर सेवक को कुछ ध्यान नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं। वो कभी आके भी नहीं देखते हैं और ना कभी हमारे ये कुछ करते हैं। मैं निखिलेश मिश्रा, हमारे घर के सामने इतना पानी भरा हुआ रहता है। हर साल बरसात में ये प्रॉब्लम होती है, घरों में पानी घुसता है। मैं NIT क्वार्टर जिनको कॉलोनी जेरीपट्टा नागपुर से बोल रहा था। इतना पानी भरा हुआ है घर के सामने, वो हमेशा की प्रॉब्लम रही है। हर बरसात में प्रॉब्लम रहती है, हमारे घर में इतना नुकसान होता है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 11 जुलाई के आसपास उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों पर सटे पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव बना हुआ है, जिसके कारण इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इस बीच IMD ने 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन और तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर माध्यम से बारिश की संभावना जताई है। और इससे पहले केरल के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है, जिससे लोगों की गर्मी से निजात मिली है। वहीं कोट्टायम में कल से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश के चलते लोगों की दिनचर्या पर भी इसका असर पड़ा है। पंजाब के तरनतारन में रहने वाले विदेश प्रकाश सिंह, जिन्हें भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चुना गया है, जिन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन द्वारा NDA को हरी झंडी दिखाई दी है और इस युवक को बधाई दी गई है। वहीं इस दौरान परिवार के सदस्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे परिवार और पंजाब के लिए यह बहुत खुशी की बात है। हमारे बेटे आदेश प्रकाश ने अपना नाम बनाया और इससे परिवार और रिश्तेदारों में भी खुशी की लहर है। पढ़ता सी उतों 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਜੀ NDA ਦਾ, SSB ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁਣੇ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਏ ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ।
ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਖਤ ट्रेनिंग के शेड्यूल ਨੂੰ। कोरोना संक्रमितों की संख्या में आज पहले से गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 43,393 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 911 संक्रमितों की जान भी चली गई है। इससे पहले बुधवार को 45,892 नए केस सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 44,291 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 784 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। 8 जुलाई तक देश भर में 36 करोड़ 89 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जा चुकी है। बीते दिन 40,23,000 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक करीब 42 करोड़ 70 लाख कोरोना टेस्ट भी किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। यूपी के लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन में 4 बाघ शावक आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और इन बाघ शावकों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों से बचाया गया था। डॉक्टरों ने इन बाघ शावकों को चिकित्सकीय देखरेख में रखा और बाद में उन्हें चिड़ियाघर में छोड़ दिया गया। ये 4 टाइगर शावक बंगाल टाइगर की नस्ल के हैं। तीन महीने पहले करीब बच्चे लाए गए थे, तो उस समय ये इन बच्चों की उम्र लगभग 15 से 20 दिन थी और ये इनकी माँ की डेथ हो गई थी पीलीभीत में और बच्चे अबंडंट घूम रहे थे। तो वहाँ 9 दिन बाद ये बच्चे मिले। तो बच्चों की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बहुत प्रिकेरियस कंडीशन थी, भूखे थे, प्यासे थे। तो फिर जब वहाँ जू में लाए गए तो उनका ट्रीटमेंट किया हमारे डॉक्टर्स की टीम ने और उनको धीरे धीरे उनको पहले सूप पिलाया, फिर उबला खाना दिया और इस तरह से पूरी प्रोसेस करके चारों बच्चे स्वस्थ हो गए, जिंदा जीवित रहे। और इस समय वो चारों बच्चे 3 महीने से यहाँ पर हैं। तो इस समय तो 5 किलो डेली खाना खा रहे हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। और अब हमने उनको जो है विजिटर्स के लिए उसमें इंक्लोजर में छोड़ दिया है, तो वहाँ काफ़ी अपना आराम से खेलते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते खेलते। देश भर के कई शहरों में कोविड वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें मिल रही हैं, जिस वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमे पड़ गई है। वैक्सीन की कमी की वजह से आज पूरे मुंबई में कहीं भी टीका नहीं लगाया जा रहा है। यहां टीकाकरण अभियान को बंद करना पड़ा। हालांकि लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही लोगों की लाइन देखने को मिल रही थी। और देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। 21 जून को रिकॉर्ड 90 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया था, लेकिन अब रफ्तार सुस्त दिखाई दे रही है। अब तक करीब 37 करोड़ वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं, लेकिन शुक्रवार को सिर्फ 40 लाख लोगों को ही टीका लगाया गया। जहां वैक्सीनेशन ने 90 लाख का आंकड़ा छू लिया था, अब ये आधे से भी कम पर आ चुका है। इसका एक कारण देश में फिर से वैक्सीन की कमी को भी माना जा रहा है। खबर यूपी के बस्ती से है, जहां कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर लगभग 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। दरअसल एसएचओ शमशेर बहादुर के फेयरवेल पार्टी के दौरान कई पुलिसकर्मी नाचते झूमते दिखाई दिए, साथ ही कोरोना नियमों को धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिनके कंधे पर खुद नियमों का पालन जिम्मेदारी हो, वो खुद कैसे उन नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसी के मद्देनजर एसपी ने एसएचओ शमशेर साहिल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, जिसमें थाना गौर के लाइन हाजिर किए गए थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह की फेयरवेल में पुलिस बल ने अमर्यादित व्यवहार किया और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। पुलिस एक अनुशासित बल है, इस प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई है। उसी वीडियो के आधार पर 5 पुलिसकर्मी, जिसमें से एक इंस्पेक्टर शमशेर बहादुर सिंह हैं, एक एसआई भीम सिंह, एक एसआई अजय सिंह, एक कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल मनोज यादव, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शेष अन्य के बारे में जानकारी की जा रही है। जो भी इसमें लोग हैं, इनके खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल। कोरोना वैक्सीन की किल्लत और बदइंतजामी का ये नज़ारा
दरअसल ओडिशा गंजाम वैक्सीनेशन सेंटर का है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ किसी को कोरोना प्रोटोकॉल की परवाह नहीं है, न ही प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों का कायम रखने का इच्छुक है। सवाल यही है कि क्या इस बेकाबू भीड़ को पता नहीं है कि उनकी ये हरकत कोरोना को दावत दे रही है। जब अधिकारियों से इस बात इंतजामी के सवाल पूछा गया तो जवाब मिला कि ये भीड़ पड़ोस के आंध्र प्रदेश से आने वाले लोगों की वजह से बढ़ रही है। अधिकारियों ने बताया कि इतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है जितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसलिए कम से कम 2 से 3 और वैक्सीनेशन केंद्र ब्लॉक में शुरू करने की जरूरत है। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरियाणा के पलवल जिले से है, जहां पिछले 4 दिनों से तापमान फिर बढ़ने लगा है, जिससे घर से बाहर रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। उमस भरी गर्मी और गर्म हवाओं ने लोगों को घरों से निकलने में मुश्किल कर दिया है। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है। चालक साफी और तौलिए के सहारे स्वयं को लू के थपेड़ों से बचाते नजर आते हैं। वहीं लोग गर्मी से बचने के लिए जूस और शिकंजी आदि शीतल पेयजल पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। गर्मी के महीने में ये 6 ऋतुएं होते हैं भारतवर्ष में, जिसमें एक ग्रीष्म ऋतु है। इस गर्मी के महीने में लोगों को ये चाहिए कि कम से कम घर से निकलें, ज़रूरत जब पड़े तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि अभी का जो समय है 45 डिग्री सेल्सियस जो है ना, ये तापमान है। तो इसमें गर्मी में कम निकलें, और यदि निकलते भी हैं तो कपड़ा उपड़ा जैसे गमछा वगैरह लगा करके निकलें। और पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी है, शिकंजी है या तरल पदार्थ पिएं, जिससे कि भीतर ठंडक बनी रहे। इससे क्या होगा कि रोग नहीं आएंगे, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। और जल ही जीवन है, ये जो सिद्धांत है, जल से जन्म होता है, लौ से लय होता है। तो जल का ग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि गर्मी से बच सकें। और गर्मी में कम निकलने का कोशिश करें, ज़रूरत हो तभी बाहर या अपने घर में रहें या अपने ऑफिस में रहें। अगर बाहर निकलना ज़रूरी भी होता है तो साफे वगैरह लेकर चलें, सिर पे ढकने का काम भी आएगा और कोरोना से बचने के लिए अपने मुंह पे भी लगाने के काम आएगा। और जो भी घर में पेय पदार्थ हो उसको पिए। और बाहर निकलें तो अपने साथ पानी वगैरह रखें या ORS का घोल वगैरह रखें। और किसी के घर भी जाते हैं तो अगर उसके यहाँ संभव हो तो चाय के बजाय आप छाछ वगैरह लें, चाहे नींबू पानी लें, ये बहुत अच्छा रहेगा और ज़रूरी है। और गर्मी से बचाव में, गर्मी में विशेष रूप से पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी की पूर्ति के लिए हमें नींबू पानी है, छाछ है या कैरी का पना है या अपने पुदीना वाला पानी, शरबत जो नेचुरल हो वो लिए जा सकते हैं। पानी का ज़्यादा ध्यान रखें, भूखे ना निकलें और सोशल डिस्टेंस और ये तो जो आजकल कोविड के गाइडलाइंस हैं इनका पालन करें। ज़्यादातर घर में रहें, घर में रहेंगे तो धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये पेय पदार्थ नहीं जिनकी तासीर ठंडी है। आइस की जो चीज़ें हैं वो स्पर्श में ठंडी होती हैं, लेकिन उनकी तासीर जो है गर्म होती है। तो आइस की चीज़ों को ना लेके अपने घर की चीज़ें बनावें। नींबू पानी बना लो आप, कैरी का पन्ना बना लो आप, और तमाम तरह के शरबत घर पे बनाए जा सकते हैं। पुदीना का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कच्ची कैरी का पन्ना बन। उत्तर प्रदेश के अमेठी में शनिवार को ब्लॉक प्रमुख के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। दरअसल जिले के 7 ब्लॉकों में मतदान होगा। बता दें कि भेटुआ ब्लॉक में प्रमुख पद के प्रत्याशी आकर्ष शुक्ला ने चुनाव आयोग समेत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर बिना रुकावट के और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। अमेठी जनपद में कल ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन है और चुनाव है। और ऐसे में जो है अमेठी में कुल 13 ब्लॉक हैं, जिनमें से 6 ब्लॉकों में जो है निर्विरोध प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं पर 7 ब्लॉकों पर जो है कल चुनाव होगा। ऐसे में 11 बजे से 3 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया होगी। 3 बजे के बाद जो है मतगणना की संभावना है। ऐसे में प्रशासन भी, अमेठी प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। हर जगह बैरिकेडिंग की जा रही है और चुनाव को पारदर्शिता पूर्वक और निष्पक्ष रखने के लिए
जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में लगातार ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं। कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि जो है जो सत्ता पक्ष है और पुलिस के द्वारा लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है, प्रत्याशियों को जो है उनको दबा के बैठाया जा रहा है या जो है उनको जो है पर्चा वापस करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल कल का जो दिन है वो अमेठी जनपद के लिए जो 7 ब्लॉक बचे हैं वहाँ पर बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो कठिनाई भरा है, क्योंकि जो चुनाव है वो एक तरह से सत्ता और अन्य के मुकाबले में है, जिसमें जो है जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होती है कि आखिर सब प्रशासन जो है किस प्रकार से इस चुनौती को हासिल करता है और जो है इस चुनाव को जो है निष्पक्ष कराता है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 55 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। 4 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला है, जबकि किसी भी जिले में 6 से अधिक केस नहीं मिले हैं। संक्रमण दर घटकर 0.19% रह गई है। रिकवरी दर 98.63% पहुंच गई है। एक्टिव केस 1034 हो गई है। गुरुग्राम, भिवानी में 2-2, हिसार, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, झज्जर और नूह में 1-1 मरीज की मौत दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के जालौन की कालपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का लालच देकर ठगी करते थे। पुलिस ने इन गिरोह के लोगों से विभिन्न बैंकों के 50 से अधिक एटीएम और सैकड़ों मोबाइल बरामद किए हैं। इन ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। जालौन की संयुक्त कार्रवाई है इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, अभियोग पंजीकृत किया है। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है, इससे पहले भी सदस्य थाना कुटुंब में पकड़े गए हैं। इनका सरगना जितेंद्र है जो कानपुर देहात का रहने वाला है, अन्य लोग इटावा के और हमारे जनपद के रहने वाले हैं। उनके पास से 60 के लगभग एटीएम, कुछ कैश और 6-7 मोबाइल बरामद हुए हैं जिनसे लोग फ्रॉड करते हैं। 2 तरीके से फ्रॉड करने का तरीका है। पहला तरीका इनका ये है कि इन लोगों ने अपने मोबाइल नंबर विभिन्न साइटों पे गूगल पे अपलोड कर रखे हैं कि किसी भी तरीके की बैंकिंग समस्या में हमें कॉल करें। कस्टमर केयर नंबर में अपना नंबर जो है डाल देता है। जब किसी के साथ कोई दिक्कत होती है बैंक कर्मचारी के या कस्टमर के, तो वो फ़ोन करता है इन्हें, तो ये लोग एक मालवेयर उसके फ़ोन में अपडेट करा देते हैं, डाउनलोड करा देते हैं। एनीडेस्क करके है, प्ले स्टोर से उसके मोबाइल में डाउनलोड करा देते हैं। फिर उस कस्टमर का मोबाइल या रिमोट पे ले लेते हैं और उसके अकाउंट से जो उनके मोबाइल नंबर से जो अकाउंट जुड़ा हुआ है उस अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली लोग डिडक्ट कर लेते हैं। जनपद जालौन में लगातार अपराधों में गिरावट बढ़ता जा रहा है। उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रघुवीर सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनपद जालौन को क्राइम फ्री किया जाए। वहीं अब एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं जिससे क्राइम फ्री जालौन हो सके। वहीं आपको बता दें कि आज जालौन से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जो कि साइबर क्राइम में संलिप्त थे। वहीं जब एक अभियुक्त से बात की गई तो उन्होंने बताया कि एटीएम के जरिए इस पूरी घटना को अंजाम देते थे। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं कालपी से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो कि साइबर क्राइम में संलिप्त थे। उनके द्वारा काफी मात्रा में एटीएम प्राप्त हुए हैं, वहीं काफी पैसे भी बरामद हुए हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जनपद जालौन को क्राइम फ्री किया जाए। एएनबी न्यूज महेंद्रराजपुर जालौन। दमदार समाचार लगातार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।